Hello everyone, welcome back to Harpreet classes. So in today's class, I will be explaining you the poem The Road Not Taken written by Robert Frost from class 9th. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इस पोएम में है क्या. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ही वाज अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट एंड इन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं एंड इनकी पोएम्स आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे. तो ये इनकी एक वेल नोन पोयम है और बहुत ही एक अच्छा मैसेज दे रही है ये पोयम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टेंजा वाइज देखेंगे क्या इसका लिटरल मीनिंग क्या है एंड देन सरफेस पे जो लिखा है लिटरल मीनिंग एंड देन विल गो डीपर इनटू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पोएट एक्चुअल में हमें बताना क्या चाह रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेंजा सेज टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब यहाँ पर होता क्या है कि पोएट जो है वो एक बार ट्रैवल कर रहे हैं और वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर जो एक रोड है मतलब कि यहाँ जहां वो चल रहे हैं वो एक रास्ता जो है दो रास्तों में स्प्लिट हो रहा है. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम फोर्क पॉइंट भी बोलते हैं. ओके, तो ही रीच द फोर्क पॉइंट इन अ येलो वुड. येलो यहाँ पर हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि ऑटम सीजन चल रहा है जिसके कारण जो हमारी पत्तियां जो है वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, येलोइश टर्न हो जाती हैं. एंड वुड मतलब यहाँ पर है फॉरेस्ट. तो वो एक जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं जहां पर एक रास्ता दो रास्तों में स्प्लिट हो रहा है. एंड अब अल्टीमेटली पोएट को क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू मेक अ चॉइस. क्यों? क्योंकि बीइंग वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक ट्रैवलर है और वो एक बार में दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते हैं. तो इसीलिए वो सॉरी फील कर रहे हैं कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता हूँ. एंड बी वन ट्रैवलर, तो उन्होंने बिल्कुल वही किया. ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वहां वो खड़े होते हैं. एंड वाई ही स्टूड देयर फॉर लॉन्ग टाइम, क्यों वो खड़े हुए? बिकॉज वो देखना चाह रहे हैं कि मैं इन दोनों में से कौन सा रास्ता चूज करूं, कौन सा रास्ता मुझे मेरी मंजिल पर ले जाएगा. ओके, तो मीन्स ही इज टेकिंग टाइम टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि अब इस पॉइंट पर उनको एक डिसीजन लेना है. ओके, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो मैंने इसी पॉइंट से खड़े होकर एक रोड को दूर तक देखने की कोशिश करी जहां तक मैं देख पा रहा था. और वो क्या देखते हैं कि ये जो रास्ता है, जो एक रास्ता है वो आगे जाकर बेंड हो रहा है. ठीक है, कहाँ बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है, कहां पर? इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का क्या मतलब होता है? डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मतलब कि झाड़ियां प्लांट्स वगैरह नजर आ रहे हैं. तो कहने का मतलब उससे आगे वो उस रास्ते को और देख नहीं पा रहे हैं. तो वो उसको जितना दूर तक देख सकते थे वो उस रास्ते को देखने की कोशिश करते हैं. एंड देन यहाँ पर बेसिकली इस पोयम में जो रोड है, एक्चुअली ये रोड की बात नहीं की जा रही है. एक्चुअल में इसका मीनिंग अगर मैं इसे अपनी लाइफ से रिलेट करूं तो हेयर रोड मीन्स द चॉइसेस विच आर अवेलेबल टू अस. ठीक है, हमारे लाइफ में हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, हमें उनमें से कोई किसी एक को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पर वही है. तो वो भी क्या करते हैं, अपना टाइम लेते हैं एंड डिसीजन लेते हैं. ओके, अब नेक्स्ट स्टेंजा में लिखा है देन टुक द अदर. अब वो क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रोड जो मुड़ रही थी ना बुशेस में, ठीक है, तो वो उसको नहीं लेते हैं. ओके, ही टुक द अदर वन, दूसरी रोड को वो ले लेते हैं. जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर का यहाँ पर मतलब है एज गुड एज द अदर वन. मतलब कि उनको दोनों ही रोड, जो सेकंड रोड है ना वो बिल्कुल फर्स्ट रोड की तरह ही फेयर लग रही है. उनको लग रहा है कि अगर मैं इस रोड को भी अगर चुन लूंगा देन ओनली आई कैन रीच माई डेस्टिनेशन, तब भी मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता हूँ, अपनी मंजिल पर पहुंच सकता हूँ. ओके, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. बेटर क्लेम का मतलब हो गया यहाँ पर बेटर ऑप्शन. जैसे लेट सपोज हम भी मार्केट में जाते हैं, आई हैव टू ड्रेसेस टू चूज फ्रॉम. तो अब मैं किसी एक ड्रेस को चूज करती हूँ और मैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन दूंगी ना कि मैंने इस ड्रेस को क्यों चूज किया. तो यहाँ पर पोएट भी यहाँ पर रीजन दे रहे हैं कि उन्होंने जो सेकंड रोड जो थी वो उन्होंने चूज करी, उसका रीजन क्या था, उनको लग रहा है कि ये बेटर ऑप्शन है. ओके, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. एंड देन नेक्स्ट वो एक रीजन देते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि उनको वो रोड कैसे लग रही है, ग्रासी. ग्रासी है मतलब रोड जो है वो अनयूज है, तभी तो हरी भरी रोड है ना. एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर मतलब हैड नॉट बीन यूज, मतलब कि रोड चाहती है कि उसको यूज किया जाए. इसका मतलब लेस पीपल हैड
वॉकड ओवर इट, ठीक है, बहुत कम लोगों ने उस रोड को यूज किया है, बहुत कम लोग उस रोड पर चले हैं। ओके, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम ड्रेसेस सिलेक्ट करने जाते हैं, मेरे पास 2 ड्रेसेस है, तो मुझे लगता है कि नहीं ये तो सबने ही डाला होगा, ये वाली ड्रेस तो सबने ही डाली होगी, ये बहुत कम लोगों ने चूज करी होगी, तो मुझे ना अलग दिखना है सबसे, तो मुझे ये वाली ड्रेस को लेना पड़ेगा जो मुझे लगता है कि ये कम लोगों ने चूज करी होगी। इन द सेम मैनर वो भी उस रोड को चूज कर लेते हैं, उनको लग रहा है कि वो रोड जो है लेस ट्रेवल्ड बाय है। ओके, अब आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। passing there मतलब यहाँ पे पैसेंजर्स हो गए, ठीक है, ट्रैवलर्स हो गए, जो उस रोड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या जा रहा है, पोएट ये बोल रहा है कि जहां तक हो सकता है अभी उन्होंने डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन स्टिल ही इज डाउटफुल, वो अभी भी डाउट में है, डिलेमा में है, उनको ये लग रहा है कि मैंने अपने आप को जस्टिफाई करके, उन्होंने ये बोल तो दिया कि ये रोड जो है ग्रासी है, इस रोड पर कम लोग चले हैं, तो उन्होंने उस रोड को सिलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जहां तक इस पर चलने का सवाल है या इस पे लोगों का यूज करने का सवाल है, मुझे लग रहा है कि हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, मतलब कि दोनों ही रोड्स जो है वो क्या है, सेम ही है। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जैसे हम कभी अपनी लाइफ में अपनी ऑप्शंस, जैसे आप भी 10th क्लास में जाओगे, 10th के बाद आपके पास भी 3 स्ट्रीम्स होंगी, राइट, कौन कौन सी, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप कोई एक स्ट्रीम को जो है वो चुनोगे, राइट। तो आपको लग रहा है कि ये रास्ता जो है कम लोगों ने चुना है, मेरे को ये रास्ते पर चलना है और मैं इस पे जो है एक्सेल कर जाऊंगा, लाइफ में तरक्की कर जाऊंगा। बट जब आप उस रास्ते को चुन लेते हो तो थोड़े टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं, ये रास्ते पर भी काफी लोगों ने स्ट्रीम को चुना है, इस रास्ते पर चले हैं, ये रास्ता भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना पहले वाला था जिसको मैंने नहीं लिया, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पोएट ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लाइफ में कोई भी आप काम करो, सभी काम में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी आप डिसीजन अपने लिए चूज करो, आपको सब में यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना है तो। ओके, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उनको लग रहा था कि इस पर कम लोग चले हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि चलने के बाद या पैसेंजर्स के यूज करने के बाद यही लग रहा है कि ये रोड को भी उतने ही लोगों ने यूज करा है जितना कि पहले वाली रोड को किया होगा जो उन्होंने नहीं ली। ओके, चलिए थर्ड स्टैंजा पर बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि both that morning, कौन सी मॉर्निंग, उस सुबह जिस सुबह पोएट इस पॉइंट पर पहुंचे थे, तो बोल रहे हैं उस सुबह दोनों ही जो रोड्स थी ना, दोनों ही इक्वली कवर्ड थी, किसके साथ, लीव्स के साथ। ओके, और वो लीव्स कैसी थी, ऑन विच नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, मतलब कि अभी इन दोनों ही रोड्स को किसी ने यूज नहीं करा था, अभी तक लीव्स से कवर्ड है। कैसी लीव्स है, हमें पता येलो लीव्स हैं, राइट। और अगर आप किसी लीव्स, इसका मतलब क्रश्ड नहीं थी, अगर आप सूखे हुए पत्तों के ऊपर चलोगे तो ऑब्वियसली वो क्रश हो जाएंगी, है ना, ब्लैक हो जाएंगी। तो लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है पोएट के द्वारा कि दोनों ही रोड्स जो थी वो इक्वली कवर्ड थी विद लीव्स और उनके ऊपर अभी तक कोई नहीं चला था। तो पोएट बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में डिसीजन लिया, उन्होंने किसी को देख कर नहीं लिया कि ये वाले, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भेड़ चाल के चक्कर में फंस पड़ते हैं कि हाँ ये लोग जो है वो ज्यादा स्ट्रीम को चुन रहे हैं या इस प्रोफेशन में ज्यादा जा रहे हैं, इसमें ज्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं, तो मुझे भी यही वाला काम करना है ना, भेड़ चाल के पीछे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो यही बताना चाह रहे हैं हमें कि उन्होंने कुछ अपनी लाइफ का जो डिसीजन है ये सोच कर नहीं लिया कि इसके ऊपर ज्यादा लोग चले हैं या भेड़ चाल को फॉलो नहीं करा। उस मॉर्निंग तो दोनों ही लीव्स इक्वली कवर्ड थी लीव्स के साथ, तो इसका मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि ही वॉज द वन हु वॉज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसीजन, कि वो अपने डिसीजन के लिए लाइफ में क्या है, पूरे खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, तो वो बोल रहे कि मैंने जो पहली रोड जिसके ऊपर वो नहीं चले थे ना, जो बेंड कर रही थी अंडर ग्रोथ में, तो मैंने इस फर्स्ट रोड को किसी और दिन के लिए रख दिया। ओके, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मैं जानता था कि कैसे जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे, ऑब्वियसली सॉरी ये तो रास्ता छोड़ दिया ना उन्होंने दूसरे दिन के लिए,
जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली ये रास्ता कहीं और टर्न ले रहा है, आपको उसी पर चलना पड़ेगा, फिर ये जहां टर्न लेगा आपको वहीं पर चलना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप कभी भी, आपको ऐसा मौका नहीं मिल सकता कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रेश से दोबारा से स्टार्ट करें। अब अपनी लाइफ में एक बार 10th के बाद जो स्ट्रीम चुन लोगे, ओके लेट सपोज साइंस को चुन लिया आपने, अब क्या फिर दोबारा 2 साल पढ़ने के बाद फिर दोबारा क्या आर्ट स्ट्रीम दोबारा से चुनकर देखोगे क्या कि चलो आप फिर दोबारा एक बार दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, 11 दोबारा से करते हैं, आर्ट स्ट्रीम लेते हैं? नहीं। तो इसका मतलब पोएट हमें ये बताना चाह रहा है कि वो बोला कि मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कैसे एक रास्ता कनेक्टेड होता है दूसरे रास्ते से, और मैं उसी पर ही, मुझे उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, मेरे को कभी चांस नहीं मिलेगा लाइफ में यहाँ दोबारा आने का। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट था कि मैं कभी यहाँ दोबारा से आ पाऊंगा भी कि नहीं आ पाऊंगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 4th स्टेंजा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a word, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So basically अब यहाँ पर हमें लास्ट स्टेंजा, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेंजा, और क्या बताया जा रहा है हमें यहाँ पर, पोएट क्या बता रहे हैं कि आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई क्या होता है? डीप ब्रेथ। अब डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना, अब ये दोनों ही तरीके की हो सकती है, रिलीफ वाली भी हो सकती है एंड सैडनेस वाली भी हो सकती है, मतलब कि राहत भरी सांस भी हो सकती है या दुखद भरी सांस भी हो सकती है। अभी हमें यहाँ किसकी बात की जा रही है, अभी आपको सब समझ में आएगा, थोड़ा सा सुनिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। कि मैं फ्यूचर में, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस मतलब इन द फ्यूचर, कि मैं फ्यूचर में बता रहा हूंगा, ठीक है, क्या बता रहा हूंगा, विद अ साई, डीप ब्रेथ लेकर, कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वर्ड एंड आई, कि एक समय मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जहां दो रोड्स थी मेरे पास, मतलब कि मेरे मेरे आगे दो ऑप्शंस थी, दो चॉइसेस थी। ऑल राइट, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, लेकिन मैंने कौन सी चूज करी? जिसके ऊपर कम लोग चले थे, राइट। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, एंड उसी ने मेरी लाइफ को पूरा बदल कर रख दिया, पूरा एक बदलाव ले आया मेरी लाइफ में। ऑलराइट, तो यहाँ पर पोएट बेसिकली क्या बताना चाह रहा है कि जो आप डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, दे आर गोइंग टू शेप योर फ्यूचर, कि आपका जो फ्यूचर जो है डिपेंड करता है ऑन द चॉइसेस दैट यू मेक टुडे। ओके, जो आप आज चॉइस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपका फ्यूचर उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड आपको उसके आउटकम्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा, मे इट बी बैड और गुड। अब वो डिफरेंस जो है बदल कर रख दिया, डिफरेंस जो है वो गुड भी हो सकता है, अगर आपने ठीक डिसीजन लिया होगा तो वो आपका जो है लाइफ को बिल्कुल पलट कर रख सकता है, आपकी लाइफ में बहुत आगे आप जा सकते हो। और वही डिफरेंस जो है वो गलत भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर रॉन्ग जो है ऑप्शन चुनी है, तो वो आपका जो डिफरेंस है उसने, वो भी तो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा ना, पलट कर रख देगा, तो वो आपका डिफरेंस जो है वो बैड भी हो सकता है। ऑल राइट, बट हेयर अगर हम पोएट की बात करें तो हेयर पोएट डजेंट सीम टू रिग्रेट हिज चॉइस, मुझे लग नहीं रहा कि वो रिग्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है, और उसने यहाँ लिखा था ना कि मैं वहां पर खड़ा हुआ लंबे समय तक, और मैंने सोचा विचारा कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मुझे कौन सी चूज करनी है रोड। तो यहीं पर जब आप भी स्ट्रीम चूज करोगे तो आप सोचोगे दूर तक, यू विल बी फार साइटेड एट दैट टाइम, दूर तक सोचोगे कि मैं इस स्ट्रीम को लेकर ये कर सकता हूँ, या आप अलग अलग ऑप्शंस को खंगालने की कोशिश करोगे, और फिर अपने लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करोगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम, यही था इस पोएम में। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है हमें, क्या मॉरल है कि बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस इन लाइफ एज आर चॉइसेस शेप आर फ्यूचर, कि ऑलवेज बी केयरफुल रहिए, बी वाइज इन मेकिंग डिसीजंस। क्यों? टेक योर टाइम, अपना पूरा समय ले, कभी भी डोंट टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट, कभी भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। क्यों? क्योंकि आपका जो एंटायर फ्यूचर है दैट विल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग एट प्रेजेंट। ऑलराइट, so this was all about this poem. So now we are going to discuss the poetic devices that are being used in this poem. तो जो इस पोएम में यूज की गई है पोएटिक डिवाइसेस, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज सिंबलिज्म। तो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, यहाँ पर जो रोड है एक्चुअल में सड़क की बात नहीं की जा रही है, पोएट हमें मैसेज देना चाह रहा है कि यहाँ पर रोड किसका सिंबल है, बेसिकली चॉइसेस का, जो हमारे पास अवेलेबल होती है हमारी लाइफ में।
ऑलराइट, तो ये फर्स्ट हो गया सिंबलिज्म इन विच रोड इज अ सिंबल ऑफ चॉइस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब आप किसी आप इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग थिंग को या किसी एनिमल को ऐसे करेक्टर दे दो जो काम एक पर्सन कर सकता है। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ सेकंड स्टेंजा में देखिए ये लाइन पढ़िए, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इट यहाँ पर कौन है? सेकेंड रोड है जिसको पोएट ने चूज करा। तो क्यों उसको चूज करने का वो रीजन दे रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इट वॉज ग्रासी, वो हरी भरी थी, एंड वॉन्टेड वियर, और चाहती थी कि उसको यूज किया जाए। क्या रोड असली में चाह सकती है? चाहना, वांट करना तो किसका काम है? पर्सन्स का काम है। तो यहाँ पर पोएट ने रोड को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया है। ऑलराइट, तो इस लाइन में क्या लग रहा है आपका? पर्सोनिफिकेशन। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर वो होता है जहां पर कंपैरिजन होता है दो चीजों में विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, बल्कि हम लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते और हम सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो है कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो रोड है किसका सिंबल है? रोड को क्या बोल दिया गया? बेसिकली चॉइसेस इन आवर लाइफ। ओके, तो यहाँ पर जो रोड्स है वो मेटाफोर है। ऑलराइट, यहाँ पर पोएट ने ये नहीं बोला कि रोड इज लाइक चॉइसेस, लाइक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, रोड रिप्रेजेंट द चॉइसेस इन आवर लाइफ। ओके, तो कंपेयर ही तो करा है लेकिन बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करे, सो मेटाफोर। ओके, देन रेपिटिशन। रेपिटिशन स्टेंजा 4 में लग रहा है। देखो रेपिटिशन का मतलब क्या होता है? पूरा एक सेंटेंस भी रिपीट हो सकता है या कोई वर्ड भी रिपीट हो सकता है। तो अगर देख लीजिए आप वर्ड को देखें अगर हम, तो देखिए समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यहाँ एजेस वर्ड जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये रेपिटिशन का एग्जाम्पल है। वेयर एज अगर हम पूरे सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एंड टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। सेम लाइन, येलो वर्ड स्किप किया हुआ है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड। तो यहाँ पर ये भी किसका एग्जाम्पल है? रेपिटिशन का एग्जाम्पल है। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज एनाफोरा। व्हाट इज एनाफोरा? व्हेन टू और मोर लाइंस बिगिन विद द सेम वर्ड। जब 2-3 लाइंस सेम वर्ड के साथ स्टार्ट होती है उसे हम एनाफोरा बोलते हैं। तो ये देख लीजिए आप 3 लाइन देख सकते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीनों की बिगिनिंग क्या है? सेम वर्ड से हो रही है, एंड से हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट का मतलब होता है जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन पर मीनिंग को शिफ्ट करते हैं विदाउट यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, तो उसे हम एंजैबमेंट कहते हैं। तो इस पोएम में काफी जगह एंजैबमेंट लग रही है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। देखिए वुड के बाद तो क्या लगा है? पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है। देखिए बोथ के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये किससे कनेक्टेड है? नेक्स्ट लाइन से। ओके, यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये किससे कनेक्टेड है? नेक्स्ट लाइन से। यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये किससे कनेक्टेड है? नेक्स्ट लाइन से। एंड देन यहाँ पर एक पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों ही लाइंस में क्या लग रहा है? एंजैबमेंट। ओके, आई होप सो दिस पोएटिक डिवाइस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज एलिटरेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिटरेशन इज रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब कि एक लाइन में आपको जो स्टार्टिंग का वर्ड है ना, कॉन्सोनेंट होना चाहिए और वो साउंड रिपीट होनी चाहिए, साउंड के ऊपर स्ट्रेस देना है आपने। देखिए कहाँ कहाँ लग रहा है एलिट्रेशन, देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर आपका एलिट्रेशन यूज हो रहा है इस लाइन में, वांटेड वियर। व, वांटेड की आवाज क्या हो जाएगी? व एंड वा। ओके, सो एलिट्रेशन यूज हो रहा है। ऐसे नेक्स्ट देख लो, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। ओके, देख लीजिए यहाँ पर द साउंड जो है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है और बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग वर्ड में ये वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? एलिट्रेशन है। इन द सेम मैनर यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट फॉर। ओके, फ साउंड जो है वो रिपीट हो रही है और ये स्टार्टिंग का ही लेटर है। ओके, एंड इन द सेम मैनर अगर कोई और मेरे से छूट गया तो आप इसी तरीके से एलिट्रेशन जो है वो निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सिमिली। सिमिली जो है वो मेटाफोर का ऑपोजिट है। मेटाफोर में हमने कंपैरिजन किया था बिना एज एंड लाइक वर्ड का इस्तेमाल करें, वेयर एज सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं एज या लाइक वर्ड का इस्तेमाल करके। तो देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर सिमिली यूज हो रहा है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, मतलब कि मैंने दूसरी रोड ले ली, सेकेंड वाली जस्ट एज फेयर, मतलब कि इस रोड का कंपैरिजन हो रहा है इस रोड के साथ जो पोएट ने नहीं ली, और क्या वर्ड का इस्तेमाल करके हो रहा है? एज वर्ड का इस्तेमाल करके हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? सिमिली यूज हो रहा है। आई होप सो ऑल दीज पोएटिक डिवाइसेस आर क्लियर टू यू। अगर नहीं भी समझ आई वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा।
अब आ जाते हैं हम राइम स्कीम में। आप राइम स्कीम सभी स्टेंजास की सेम है, मैं आपको एक की बताऊंगी, बाकियों की आप अभी वीडियो के एंड होते ही फटाफट से एक बारी रीचेक कर लीजिएगा। तो देखिए पोएटिक डिवाइस में आपने करना क्या होता है, आपने स्टेंजा के लास्ट वर्ड की साउंड पर स्ट्रेस देना होता है। ओके, अगेन मैं कह रही हूँ साउंड पर, ठीक है, वर्ड पर नहीं, ठीक है, लेटर पर स्ट्रेस नहीं देना। वुड, डा साउंड आ रही है, इसको मैं ए दे दूंगी। स्टूड, देख लीजिए डा साउंड और कहाँ आ रही है, मैं देख लेती हूँ पहले। स्टूड, इसको भी मैं ए दे दूंगी। कुड, ये भी डा साउंड आ रही है, इसको भी मैं ए दे दूंगी। बोथ, था साउंड आ रही है, इसको मैं बी दे दूंगी। ग्रोथ, था साउंड आ रही है, इसको भी मैं बी दे दूंगी। तो हमारी राइम स्कीम क्या बन जाती है यहाँ पे, ए बी ए बी। ऑल राइट, सो दिस इज योर राइम स्कीम। अभी बाकी स्टेंजास की चेक कर लेना, सेम राइम स्कीम है। ऑल राइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में सब कुछ डाल दिया है, पोएटिक डिवाइसेस एंड पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप सो आपको पूरा जो पोएम है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे इसी क्लास की आगे की पोएम्स एंड चैप्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।